उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना कैंट के अंतर्गत बेतिया हाथा के रहने वाले घनश्याम शुक्ला का एक सुखी एवं संपन्न परिवार है। आ गया तू? आ गए हम लोग। कैसे है शहबान का मम्मी? ठीक है। तूने सारा काम कर लिया क्या? हाँ, घर का सारा काम कर दिया। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। बहुत अच्छी तरह से किया। नेहा उनकी चहेती बेटी है, जिसे घनश्याम ने बड़े नाज से पाल पोस कर बड़ा किया, इस उम्मीद पर कि एक दिन वो किसी के घर की शोभा बनेगी। देखो भाई, तुम्हारे तो काम इतने संभाल लिए हैं, लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। जी हाँ, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक बात सुनिए, हमारे ऑफिस में LIC में एक अधिकारी है पांडे जी, उनका लड़का है। अरे बहुत अच्छा परिवार है और लड़का भी बहुत अच्छा है। क्यों ना हम उनके यहाँ बात कराएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है। मैं उनसे बात करती हूँ, फिर हम और आप चल के किसी दिन। बड़े जतन के साथ उन्होंने उसके लिए एक सुयोग्य वर तलाश किया। नाम था मनीष पांडे। देखिए कुसुम जी, लड़के को लड़की पसंद आ जाएगी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों बेटा? वो तो और एक बात और बता दूं, जी, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहा है ये, और ईश्वर की दया तो बहुत अच्छा चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ खाइए भी तो। लो बेटा, आप भी दें, आप भी लड़की बुलाइए प्लीज। जी, बेटी नेहा जरा आना तो। अगर लड़की से कुछ बात करनी है, बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बेटा, अगर बात करना चाहो तो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आप लोगों ने जो तय कर दिया है वो ठीक है। देखिए, हमने पंडित जी से तारीख निकलवाई थी शादी की, तो उन्होंने 1 फरवरी 2002 बताई है तारीख। कहा ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस तारीख से। अरे आपने निकलवाई है, तुमको पसंद है, ठीक ही निकाली होगी पंडित ने। जी क्यों मैडम? हाँ नहीं, क्यों आप लोगों ने जो तय किया है वो मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी लखनऊ से ही होगी। ठीक है, तो मंजूर है हमें। थैंक यू, बड़ी खुशी है। बड़े प्यार से पाला है। बारात की आवभगत और रस्मो रिवाज की सारी बातें जब तय हो गई तो शादी की तारीख पक्की की गई। दोनों ओर से तय पाया कि शादी लखनऊ में होगी, इसलिए नेहा के परिवार वालों को लखनऊ आकर ही शादी की तैयारियां करनी पड़ी। मनीष की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। नेहा के माता पिता और घर के दूसरे लोगों ने उसे सजल आंखों से विदा किया। नेहा खुशी खुशी विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। उसकी आंखों में भविष्य के हजारों सुनहरे सपने तैर रहे थे। ये चांद जैसा चेहरा इस चुनरी में क्यों छुपा है? जरा देखो तो। वाह, क्या हुस्न है। कुछ दिन तो अच्छे गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक नेहा के सामने मनीष के व्यक्तित्व का एक ऐसा रुख सामने आया जिसे जानकर वो दहल उठी। मनीष
तंत्र मंत्र विद्या में दिलचस्पी रखता था। ये बात मनीष ने नेहा को एक दिन उस समय बताई जब वो तंत्र मंत्र के लिए रात में श्मशान जा रहा था। नेहा के लिए ये बात किसी धमाके से कम नहीं थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, आज के बाद मत पूछना मैं कहाँ जा रहा हूँ और किससे मिल रहा हूँ। लेकिन रात बहुत हो गई है, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी जानकारी के लिए यही अच्छा होगा, मैं शमशान घाट जा रहा हूँ। शमशान घाट? और इतनी रात में? हाँ, केवल शमशान घाट में ही महाकाल की पूजा होती है और मैं महाकाल की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। शमशान घाट, महाकाल, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है और यही सत्य है। आइंदा से मत पूछना, बस आइंदा से मत पूछना। लेकिन नेहा को ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसका पति एक तांत्रिक भी है। एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की के लिए ये बड़ा दुखद पहलू था। वो मनीष के इस रूप से समझौता करने की कोशिश कर ही रही थी कि एक दिन अचानक। पापा, पता नहीं कहाँ शादी कर लिया आपने। वो आप अधिकारी रैंक के, वो एलआईसी एजेंट की लड़की। सब आपकी बदौलत हुआ है, उसी का खामियाजा भुगत रहा हूं मैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, अब जो हो गया भुगतना है। भैया, आप तो समझदार थे। तू चुप कर, भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। मस्ती मारी गई थी मेरी। अरे ओ महारानी जी, जरा पानी लेके आना। नेहा के ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की बात को लेकर हफ्तियां कसी जाने लगी। अब तो नेहा के आगे अपने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। नेहा अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर वाले और अधिक दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल से मायके आई तो अपने माँ बाप से मिलकर बेसाख्ता रो पड़ी। अनुभवी माँ बाप फौरन समझ गए कि नेहा अपनी शादी से खुश नहीं है। माँ बाप ने जब नेहा से सारी बात पूछी तो हकीकत सामने आ गई। अब बता, बात क्या है? तू इतनी परेशान क्यों? मम्मी, जैसा हम लोगों ने सोचा था वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब से लोग हैं पापा वो। और मनीष तो फिर कभी कभी तो मुझे डर लगता है। कितने एजुकेटेड दिखते थे वो लोग, लेकिन वो लोग उतने ही रूढ़िवादी है मम्मी। और मनीष पता नहीं महाकाल तरह तरह की पूजा करते हैं। रात रात उनका कहीं चले जाते हैं, रात रात को शमशान घाट जाते हैं पापा। और बेवजह दहेज के लिए भी मुझे टॉर्चर करते हैं। परेशान मत हो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है मम्मी, अजीब अजीब सी हरकतें। नेहा से उसके पति और ससुराल वालों के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद उसके माता पिता को गहरा धक्का लगा। उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। घनश्याम शुक्ला एक समझदार आदमी थे। बेटी के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी नेहा को समझा बुझाकर दोबारा ससुराल जाने के लिए मना लिया। हम पैदा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, समझे? हाँ, और बेटा वो तुम्हें जल्दी ही लेकर जाएगा। और फिर कोई बात हो तो मुझसे कहना ना, अपने पापा से कहना, हम लोग तो हैं ना। चिंता मत कर बेटा। मैं कुछ नहीं जानती वो, जो कुछ भी है लोग जानो। नेहा जब अपने मायके से ससुराल आई तो वो गर्भवती हो चुकी थी। मनीष अपने होने वाले बच्चे को लेकर काफी फिक्रमंद था। उसे विश्वास था कि होने वाला बच्चा लड़का ही होगा।
जानकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर बैठो। आराम से। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे आभास हो गया है कि महाकाल के आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, अभी तो हमारी कोई भी समस्या नहीं है ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेहा, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। आज से मेरी तंत्र साधना और प्रगाढ़ हो जाएगी। महाकाल के आशीर्वाद से मैं पिता बनने जा रहा हूँ। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तंत्र विद्या से सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। जय महाकाल, जय महाकाल। इसके लिए उसने काफी तंत्र मंत्र भी किया था। वो स्मशान में जाकर पूजा करता और वहां से मुर्दे का कच्चा मांस लाकर अपनी पत्नी को खिलाता। इस बात को लेकर दोनों पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता, लेकिन नेहा मजबूर थी। वो करती भी तो क्या करती। ये खाना पड़ेगा। नहीं, ये सब नहीं खाऊंगी। इसे खाने से नेहा तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देखिए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तू परेशान मत हो, तू माँ बनेगी और मैं पिता बनूंगा। और क्यों? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगी। नेहा, मैं नहीं खाऊंगी। तुझे खाना पड़ेगा। इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। नेहा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। नहीं होगा। हाँ, ले, ये प्रसाद है महाकाल का। और हाँ, तू माँ बनेगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। महाकाल नेहा, चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। डॉक्टर के यहाँ? लेकिन क्यों? तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा होने वाला बेटा कैसा है। लेकिन अभी? और ये कैसे कह सकते हैं आप कि बेटा ही है? मुझे अपने महाकाल के ऊपर पूरा भरोसा है और अपनी तंत्र साधना पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन फिर भी मेरा मन रखने के लिए तुम एक बार चलो। जब आपको यकीन है अपनी विद्या पर, तो फिर ये अल्ट्रासाउंड वगैरह क्यों? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा आने वाला लड़का कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। हाँ, देखिए, मेरा मन नहीं करता। मेरा मन रखने के लिए तुम चलो आओ। मनीष को अपने तंत्र मंत्र पर पूरा विश्वास था कि उसके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। इस बात को पक्का करने के लिए उसने नेहा का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में लड़की होने की बात सामने आई। लड़की होने की बात जानकर मनीष पागल सा हो गया। चल, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने महाकाल के प्रसाद का अनादर किया है। बाबूजी, समझाइए नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सब बर्बाद देता है। मैंने पुत्र चाहा था और तू अपने घर में लड़की लिए घूम रही है। तो मेरा क्या कसूर है? ये सब मेरा कसूर है। पढ़े लिखे हो गए, आप कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं? बाबूजी, इन्हें समझाइए ना। मैं अनपढ़ बोलती हूँ। चल चल चल, तुझे तो मैं देखता हूँ। चल चल चलो। ऐसा साफ क्या आता है? जैसे तुम साफ कर रही हो? हाँ? क्या साफ किया? क्या साफ किया तुमने? क्या साफ किया तुमने?
तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी नर्क बन के रह गई है। बाबूजी आज कोई नहीं सुनेगा। तुमने मेरी तंत्र मंत्र सारी साधना मेरी व्यर्थ जाने दी। मैंने लड़का चाहा था, तुमने लड़की अपनी सोच में नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने महाकाल का अपमान किया, तुमने मेरा नौकर किया, तुमने घर का नौकर किया है, मेरी जिंदगी नर्क बना दी तुमने। नर्क मनहूस कहीं थी। मनहूस कहीं थी, ले मर। मनीष ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि तंत्र मंत्र बेकार चला गया। इस बात को लेकर वो नेहा को प्रताड़ित करने लगे, जिसके फलस्वरूप नेहा का गर्भपात हो गया। नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पति मनीष पांडे का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। समय की क्रूरता को झेलते हुए नेहा किसी प्रकार अपने पति के साथ दिन गुजार रही थी। इसी बीच वो एक बार फिर गर्भवती हो गई। मेरे जूते पॉलिश कर। नेहा की ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर उसे कमरे में बंद करके मारा पीटा जाता। नेहा गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी और अत्याचार के चलते उसे दोबारा गर्भपात हो सकता था। इसलिए नेहा के पिता घनश्याम शुक्ला लखनऊ आए और अपनी बेटी को अपने साथ गोरखपुर लेकर चले गए। जनवरी 2003 में नेहा के यहाँ एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका मासूम चेहरा देखकर नेहा अपने सारे गम भूल गई। मेरे मम्मी पापा ने इनको इन्फॉर्म किया कि आपको बेटी हुई है, तो इन्होंने कहा कि वो बेटी हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी पूजा के हिसाब से तो हमें बेटा ही होना चाहिए था और ये आपकी लड़की किसी और की बेटी को जन्म दी है। ऐसा करके उन लोगों ने जो मेरे ऊपर लांछन लगाया। फिर भी मैंने काफी दिनों तक चुप्पी सारी रखी कि हो सकता है इनका दिमाग बेटी का बात सुन के या बच्चे का खबर सुन के सबका दिल पिघलता है थोड़ा सा। लेकिन जब इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तब मैंने महिला थाने में 498 में एक रिपोर्ट इनके खिलाफ की। नेहा ने अदालत में अपनी बेटी की परवरिश के लिए 10 लाख रुपए लेने का दावा भी किया, लेकिन उसकी मां ये नहीं चाहती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि 20 लाख का कंपनसेशन मुझे मेरी बेटी के लिए सिर्फ मिल जाए, फिर मैं अपना जीवन दूसरे तरह से गुजार लूंगी, अपने कमा करके या दूसरी शादी करके मैं गुजार लूंगी। लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं या मैं उस प्रॉपर्टी को छोड़ूं। इन सब बातों का फायदा उठाकर उसके जीजा विष्णु प्रसाद तिवारी ने दिनांक 14 फरवरी को नेहा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मुझे नहीं चाहिए मनीष से पैसे। आप कर क्या रहे हैं? छोड़िए मुझे। भैया जी छोड़िए मुझे। मैं कहती हूँ आप वहाँ बैठ के बात करिए मुझसे। भैया जी क्या हो गया आपको? भैया जी क्या हो गया आपको? चले जाइए आप यहाँ से। इस घटना से क्षुब्ध होकर नेहा ने जहर खा लिया। उसे चिंताजनक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ छेड़खानी की घटना माना और विष्णु तिवारी के खिलाफ मुकदमा संख्या 288 के तहत धारा 147, 323, 354, 504 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब नेहा ने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की तो उसकी मां ने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। मां के व्यवहार से आहत नेहा अपने बचपन के मित्र एवं दूर के रिश्तेदार अभिनव पांडे के यहाँ चली गई। बेटियां तो वाकई मुझे लगता है कि बेटियों को आजकल की माताओं को जन्म नहीं देना चाहिए। बेटियां सही में समाज के लिए कभी शाप बन गई हैं। अगर मेरी जैसी बेटी और मेरी बेटी जैसी लड़कियों के लिए इतना बड़ा संसार दुश्मन है, सब दुश्मन है। आज मैं अकेली हूँ, लिटरली मैं अकेली हूँ। मैं जिससे भी मदद की गुहार करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ उसके साथ मेरे ऊपर लंच लगा देते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? पहले मुझे ये बता दिए कि मैं जाऊँ कहाँ। नेहा के साथ समाज ने जो क्रूर व्यवहार किया है वो हमारे समाज के उजले चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर हमेशा समाज के ठेकेदारों को धिक्कारता रहेगा। हमारा पता है दास्ताने जुर्म, ETV उत्तर प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दास्ताने जुर्म @rediffmail.com पर।